हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज से हम शुरू करेंगे कैलकुलस। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इतने सारे टॉपिक्स। आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस का पहला चैप्टर, फंक्शंस। बहुत ही फील लेके पढ़ने वाला टॉपिक है भाई ये। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं क्वेश्चंस, बट वहां पर सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। जैसे फिजिक्स में होता है ना, तो फिजिक्स में भी चीजों को हम प्रैक्टिकली फील करते हैं। यहाँ पर उतना प्रैक्टिकली फील नहीं करेंगे, बट फिर भी रिलेटिवली कंपेयर टू ऑल द टॉपिक्स पीएनसी को साइड में रखते हैं। अभी तक जो भी हमने कवर किया है उन सब के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग फील आती है। अब जो फील लेकर पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। रिस्की ऐसे कि अगर आपने उस फील को ढंग से पकड़ा तब तो मजे ही मजे हैं, और अगर थोड़ा सा भी उसको लाइटली लिया, ध्यान नहीं दिया, जो मैं एक्चुअली आपको फील करवाना चाहता हूँ वो आपने फील नहीं किया, तो वो टॉपिक धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। एंड एज आई सेड कि कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है उसका लॉस बहुत ज्यादा होता है। 10 माले की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर गया तो पूरी बिल्डिंग नीचे। तो अभी से जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फंक्शंस, हर चीज एकदम ढंग से, बिल्कुल फोकस होकर, डबल टैप करके 10-10 सेकंड आगे बढ़ा के ऐसा नहीं करना है अपने को। फील लेके मैं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली हमेशा पढ़ाता हूँ, थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे इसमें क्योंकि टॉपिक ही वैसा है। आप लोगों को भी फील लेके पढ़ना है, मजा तो आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Functions are major tools for describing real world in mathematical terms. जैसे एग्जाम्पल के लिए, बॉइलिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना कि एक चीज मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल्स। लेकिन हमारे लेवल पर जितनी हमारी औकात है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बाय कन्वेंशन हम y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी कभी चीजें चेंज भी हो जाएगी, बट इन जनरल दिस विल बी द कन्वेंशन। एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है फंक्शन को? y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से इसको लिखते हैं। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इक्वल टू fx बोल लो। अब फंक्शन को इमेजिन करो, एक मशीन है ये मशीन। इस मशीन का अलग अलग पर्पस है, मतलब इस मशीन के अलग अलग फंक्शन है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिख लिया, y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये x इसका इनपुट है और y इसका आउटपुट है। अब यहां पर जैसे इनपुट आया 1, ये फंक्शन का काम क्या है कि जो भी इनपुट आया है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देगा। स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ, तो आउटपुट क्या आ गया 1। फिर इनपुट आया भैया 2, फंक्शन ने देखा अच्छा 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट आ गया इधर 4।
गणपति जी की जय जयकार। इनपुट आया 3, आउटपुट आ गया उसका स्क्वायर 9। तो इस तरीके से ये फंक्शन ये वाला काम कर रहा है। जो भी इनपुट आ रहा है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स बाय एल। चलिए अब फंक्शन की हम देखते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन। A function from set A to set B is a rule that assign a unique element fx in set B to each element x in set A। ये अपना सेट A यहां से अपना इनपुट आएगा, ये सेट B यहां से अपना आउटपुट आएगा। अब मान लो कोई ऐसी मशीन है आपके पास, कॉफी वेंडिंग मशीन, तो आपने उसमें दूध डाला, शक्कर डाली, पाउडर डाला, तो कॉफी बन के निकल गई। कल उसी मशीन में दूध डाला, शक्कर डाला, कॉफी पाउडर डाला और कॉफी नहीं कुछ और निकल गया, बियर निकल गया। वैसे अच्छी बात है, बट वो मशीन ट्रस्टवर्दी है क्या? नहीं। दैट मशीन इज नॉट अ गुड मशीन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट आए। यूनिक, ये वर्ड का मतलब समझ में आया? अच्छा, ऐसा हुआ अगर कि आपने कुछ इनपुट दिया और मशीन में से आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, तो क्या ऐसी मशीन भी ट्रस्टवर्दी है क्या? नहीं है। ईच मतलब हर एलिमेंट जो ये सेट ए में है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता भी है। जैसे कपड़ा बनाने वाली मशीन में जो ब्लैक कलर होता है वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन से बन जाता है। तो ये हो सकता है कि 2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आए, लेकिन एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट नहीं आ सकते। ये हो सकता है कि ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बीटा आए, बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अल्फा आए, सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर गामा आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो सकता है कि ए के करस्पॉन्डिंग बीटा आए, बी के करस्पॉन्डिंग भी बीटा आए और सी के करस्पॉन्डिंग अल्फा आए। यहां पर कोई एलिमेंट खाली बच जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी दिस इज आउटपुट। अगर आपके पास कॉफी वेंडिंग मशीन है और आप उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आइसक्रीम निकल जाए, तो इसमें मशीन की गलती नहीं है भाई, है ना, उसको ब्लेम नहीं करने का। अच्छा, यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये अलग अलग भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, कुछ भी हो सकता है ना। डोंट जस्ट गो विद दिस कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उतने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। वो तो ऐसी फोटो बना दिया अपन ने। क्या ये कोई फंक्शन है? नहीं। क्या अब ये फंक्शन है? हाँ। क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट आ गए, एक अल्फा और एक गामा। ग्राफिकली भी समझते हैं इस चीज को। इफ अ लाइन पैरेलल टू y axis cuts the graph at more than one point, then it does not represent a function. लाइन पैरेलल टू y axis मतलब उस एक्सिस पर x कांस्टेंट हो गया, और अगर वो लाइन ग्राफ को 2 जगह पे कट कर रही है, मतलब एक x के करस्पॉन्डिंग 2 y की वैल्यू, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। एंड नाउ
यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें? सेकंड और फिफ्थ ये फंक्शन नहीं है। जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, देखो रूट जो है ना वो नॉन नेगेटिव होता है। रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5 नहीं होता है, दैट इज +5। तो रूट ऑफ x इसका सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा। ये अलग बात है कि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, बट जब जब ये डिफाइंड है, दैट इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक x के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू नहीं आ सकती। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है वो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर अगर हमने x इक्वल टू -1 डाल दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। x इक्वल टू -1 हम सब्सटीट्यूट ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर इन फंक्शंस वी विल बी डीलिंग ओनली विथ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पर कोई रोल नहीं है। यहां पर देखो ऐसा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू जब x होता है, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स होता है। अब यहां पर अगर x इक्वल टू मैंने 25 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? +-5। रूट ऑफ 25 तो 5 ही रहेगा, बट बाहर क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस। तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ रहे हो? दीज टू आर नॉट सेम। This is not a function. For one value of x, I am getting two values of y. x equal to 0 को छोड़कर y equal to sin x तो फंक्शन होता है। मल्टीपल x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आती है। 30 डिग्री के लिए y की वैल्यू 1/2, 150 डिग्री के लिए y की वैल्यू 1/2। बट ऐसा नहीं होगा कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ गई कि भाई x इक्वल टू 30 डिग्री पर, या उसको π/6 बोल लो, तो साइन π/6 की वैल्यू आज 1/2 है और कल शाम को √3/2 हो गई। ऐसा नहीं होता है ना। सो दिस इज अ फंक्शन। यहां पर दो x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आ जाएगी, बट एक x के लिए दो वैल्यूज ऑफ y नहीं आएगी। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 2, x इक्वल टू -2 पर भी y की वैल्यू 2। बट ऐसा नहीं होगा कि x इक्वल टू 2 पर आज इसकी वैल्यू 2 है और कल शाम को -2 हो गई। सो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैंने x को यहां पर 5 ले लिया, मॉड ऑफ y अगर इक्वल टू 5 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? +-5। मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ गए। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्लियर विद दिस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की तरफ। पहला है डोमेन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज रियल एंड डिफाइंड। डिटेल में समझाता हूं। डोमेन कन्वेंशन, देखिए क्या होता है कि फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा वो दो तरीके से आता है। कई बार तो सिर्फ y इक्वल टू fx लिख देते हैं और कई बार इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल टू fx कोलन a टू b। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि जब सिर्फ y इक्वल टू fx लिखा हुआ है, जैसे y इक्वल टू sin x, then the complete set of values of x, complete exhaustive, complete set of values of x for which fx is real and defined। जैसे y इक्वल टू sin x के लिए हमें पता है कि उसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है। y इक्वल टू 10x के लिए उसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। तो यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमें हर वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है वो सबको कंसीडर करना है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल डोमेन, नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है? फोर्स्ड डोमेन। अब फोर्स्ड डोमेन क्या होता है कि ये इस तरीके से लिखा हुआ होता है, जैसे क्वेश्चन में आ गया, इस बी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये ए। तब ये जो है ये हो गई इस फंक्शन की डोमेन।
ये एग्जामिनर ने दे दी भैया। अब एग्जामिनर ने बोल दिया कि आपको इस फंक्शन की डोमेन लेना है -π/2 से π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट, तो आपको लेना है। ज्यादा 3 2 5 नहीं करने का है कि नहीं साइन एक्स की डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होती है। एग्जामिनर ने बोल दिया ना, ये है तो है, जो एग्जामिनर बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, एग्जामिनर भी कोई भगवान नहीं है। जो ये फोर्स्ड डोमेन एग्जामिनर ने लिखी है वो सबसेट ऑफ नेचुरल डोमेन ही होगी। सेट ए इज डोमेन ऑफ एफ एक्स। जैसे y इक्वल टू रूट एक्स, हमें पता है कि इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एग्जामिनर इसको नहीं लिख सकता। आगे बढ़ते हैं, कोडोमेन कन्वेंशन। दो केसेस यहां पर भी, अगर फंक्शन इस तरीके से दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, देन कोडोमेन इज all real values except for inverse trigonometric function। इसके बारे में बात करेंगे जब हम ये चैप्टर ITF पढ़ेंगे, इसको हम सेपरेटली डील करेंगे कंप्लीटली, सो डोंट वरी अबाउट दिस, वहां पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी सभी फंक्शंस के लिए all real values will be codomain if nothing is mentioned। दूसरा केस, अगर इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है तो ये A तो हो गई अपनी डोमेन, और ये जो B है दैट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन तो एक्चुअली यूजलेस चीज है एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न। क्यों? क्योंकि या तो आंसर ऑल रियल वैल्यूज होगा, या तो आंसर तो क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। कोडोमेन के बाद एक और चीज आती है, रेंज। अब कई बार स्टूडेंट्स रेंज में और कोडोमेन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझाता हूं उसको एकदम बढ़िया सिंपल से एग्जांपल से। आप डोसा खाने गए वो ठेले पे, उसके पास एक बड़ा सा चार्ट लिखा हुआ है, उसमें तमाम तर अलग अलग वैरायटी के, मैसूर मसाला डोसा, मैसूर चीज मसाला डोसा, मैसूर कैप्सिकम चीज फलाना ढिमकाना मसाला डोसा। आपने बोला कि भैया एक काम करो, मैसूर चीज कैप्सिकम पनीर डोसा देना, वो बोलेगा नहीं है। अच्छा भैया आप एक काम करो, शेजवान चीज मसाला डोसा दे दो, नहीं है। तो उसने जो वो चार्ट बना रखा है, जो उसमें डोसे सब लिखे हुए हैं, वो हो गए कोडोमेन, और जो अवेलेबल हैं दैट इज रेंज, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। यहां पर समझाता हूं मैं, ये देखो, ये अल्फा बीटा गामा, ये तो हो गई कोडोमेन। A associated with alpha, B associated with alpha, C associated with alpha, D associated with gamma। ये यहां पर ये बीटा किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। तो रेंज क्या हो गई इस फंक्शन की, अल्फा एंड गामा। जो एक्चुअल आउटपुट आएगा दैट इज द रेंज। कोडोमेन क्या है, वो एंटायर सेट है जहां से आउटपुट आ सकता है, और जो एक्चुअली आउटपुट आएगा दैट इज रेंज। यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो क्लियरली यहां पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए। यहां पे हो सकता है, सी को मैं बीटा के साथ एसोसिएट कर सकता हूं, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गई। यहां पर क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां से ज्यादा हैं, तो कम से कम एक एलिमेंट तो खाली बचेगा। एक एलिमेंट यहां पर 2 के साथ तो एसोसिएट नहीं हो सकता, वो तो अलाउड ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहां पर कोडोमेन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और जो हमने ये जिस तरीके से ये एक्सप्रेशन लिखा है, तो रेंज हो गई इसकी अल्फा बीटा डेल्टा। अगर ऐसे कर देंगे तब रेंज क्या हो जाएगी, अल्फा एंड बीटा, और कोडोमेन क्या है, वो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही रहेगी। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं हो जो कि रेंज में है, देन दैट क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। पहले वाले के लिए डोमेन हो गई होल नंबर्स, कोडोमेन हो गया नेचुरल नंबर्स, रेंज नेचुरल नंबर्स -1। देखो भाई ऐसा है कि होल नंबर्स है अपनी डोमेन, तो x 0 से स्टार्ट होगा, 0 पर ये आउटपुट आ गया इसका 2, उससे बढ़ते जाएंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो भाई साहब ये तो फंक्शन ही नहीं है। देखो क्या है, इसकी जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर्स दे रखी है, डोमेन इसकी इंटीजर्स है। तो अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो y इक्वल टू 0, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स रेंज। और हमें ये पता है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, जबकि कोडोमेन में तो नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है। होल नंबर्स होता तब ये फंक्शन हो जाता। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ, इमेज एंड प्री इमेज। ये कोई फंक्शन है a टू b, a गामा के साथ एसोसिएटेड है, सो गामा इज द इमेज ऑफ a अंडर f एंड a इज द प्री इमेज ऑफ गामा अंडर f। तो इमेज क्या हो गया? बेसिकली आउटपुट, और प्री इमेज क्या हो गया? इनपुट। सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई 3 की इमेज निकालना है, मतलब x इक्वल टू 3 डाला तो y इक्वल टू 6 आ गया। -7 की प्री इमेज निकालनी है तो y की जगह -7 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो गई -7 की प्री इमेज, एज सिंपल एज दैट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।